रक्षाबंधन का त्योहार पास आते ही मुझे सबसे ज़्यादा बरेली वाली बुआ जी की राखी के कॉरियर का इंतज़ार रहता था। कितना बड़ा पार्सल भेजती थी बुआ जी। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए कलरफुल ड्रेस, मम्मी के लिए साड़ी, पापा जी के लिए कोई ब्रांडेड शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था उन्होंने। पटना और रामपुर वाली दोनों बुआ जी ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे थे। बस रोहतक वाली गीता बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां कागज के टुकड़े में लपेटे हुए, रोली चावल और 50 का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी के पैकेट डाइनिंग टेबल पर रख दिए थे ताकि पापा ऑफिस से लौटकर एक नज़र अपनी बहनों की भेजी राखियां और तोहफे देख लें। पापा रोज की तरह आते ही टी टेबल पर लंच बॉक्स का थैला और लैपटॉप की बैग रखकर सोफे पर पसर गए थे। चारों दीदी की राखियां आ गई हैं, मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय चढ़ाते हुए आवाज लगाई थी। गीता का लिफाफा दिखाना जरा। पापा गीता बुआ की राखी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार करते थे और सबसे पहले उन्हीं की भेजी राखी कलाई में बांधते थे। गीता बुआ सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने विवाह के बाद से शायद कभी सुख नहीं देखा था। विवाह के तुरंत बाद देवर ने सारा व्यापार हड़प कर घर से बेदखल कर दिया था। तब से फूफा जी की मानसिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मामूली सी नौकरी कर थोड़ा बहुत कमाते थे, भेद मुश्किल से बुआ घर चलाती थी। इकलौते बेटे मोहन को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में डाल रखा था। बस एक उम्मीद सी लेकर बुआ जी किसी तरह जिए जा रही थी। गीता बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लग गए थे। अंजू, इस बार रक्षाबंधन के दिन हम सब सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन से गीता के घर रोहतक उसे बगैर बताए जाएंगे। गीता दीदी के घर? मम्मी तो पापा की बात पर एकदम से चौंक गई थी। आपको पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का नाश्ता खाना भी गीता दीदी के लिए कितना भारी हो जाएगा। वो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगी। पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने गीता बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में ये सबको पता था कि पापा के निश्चय को बदलना बेहद मुश्किल होता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह वाली पैसेंजर से हम सब रोहतक पहुंच गए थे। बुआ घर के बाहर बने बरामदे में लगी नल के नीचे कपड़े धो रही थी। बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर तंगहाली और रोज की चिंता फिक्र ने उसे सबसे उम्र दराज बना दिया था। एकदम पतली दुबली कमजोर सी काया, इतनी कम उम्र में चेहरे की त्वचा पर सिलवटें साफ दिख रही थी। बुआ की शादी का फोटो एल्बम मैंने कई बार देखा था। शादी में बुआ की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 वर्षों की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुरानी घिसी सी साड़ी में बुआ को दूर से ही पापा मम्मी कुछ क्षण देखे जा रहे थे। पापा की आंखें डबडबा सी गई थी। हम सब पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या प्रतिक्रिया दें। अपने बिखरे बालों को संभाले या अस्त व्यस्त पड़े घर को दुरुस्त करे। उनके घर तो वर्षों से कोई मेहमान तक नहीं आया था। वो तो जैसे जमाने पहले भूल चुकी थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने को कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते हैं कि बचपन से उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का भेद शौक रहा है। पर आज दिख रहा था कि अभाव और चिंता कैसे इंसान को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। अक्सर बुआ जी को छोटी मोटी जरूरतों के लिए कभी किसी के सामने तो कभी किसी के सामने हाथ फैलाना होता था। हालात ये हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदार उनका फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह के बावजूद कुछ न कुछ बुआ को दिया करते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहम सी गई अपनी बहन को गले से लगा लिया था।
भैया भाभी मुन्नू तुम सब अचानक आज सब ठीक है ना? बुआ ने कांपती सी आवाज में पूछा था। आज वर्षों बाद मन हुआ राखी में तुम्हारे घर आने का तो बस आ गए हम सब। पापा ने बुआ को सहज करते हुए कहा था। भाभी आओ ना अंदर, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। गीता बुआ ने मम्मी के हाथों को अपनी ठंडी हथेलियों में लेते हुए कहा था। गीता तुम बस बैठो मेरे पास, चाय नाश्ता अंजू देख लेगी। हम लोग बुआ जी के घर जाते समय रास्ते में रुककर बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी किचन में जाकर सबके लिए प्लेट लगाने लगी थी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर बिछे पलंग पर अपने भैया के पास बैठी थी। बुआ जी का बेटा मोहन दौड़कर फूफा जी को बुला लाया था। राखी बांधने का मुहूर्त शाम 7 बजे तक का था। मम्मी अपनी ननंद को लेकर माल चली गई थी, सबके लिए नए ड्रेसेस खरीदने और बुआ जी के घर के लिए करियाने का सामान लेने के लिए। शाम होते होते पूरे घर का हुलिया बदल गया था। नए पर्दे, बिस्तर पर नई चादर, रंग बिरंगे डोरमैट और सारा परिवार नए ड्रेसेस पहनकर जच रहा था। ना जाने कितने सालों बाद आज गीता बुआ की रसोई का भंडार घर लबालब भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास सा लौटता दिख रहा था बुआ के चेहरे पर सच तो ये था कि उसे अभी भी सब कुछ सपन सा लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखियां सजा ली थी, मिठाई का डिब्बा रख लिया था। जैसे ही पापा को तिलक करने लगी, पापा ने बुआ को रुकने को कहा। सभी आश्चर्यचकित थे। 10 मिनट रुक जाओ, तुम्हारी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सभी पापा को देखते रह गए। तभी बाहर दरवाजे पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी दौड़कर बाहर आए तो तीनों बुआओं का पूरा परिवार सामने था। गीता बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। बरेली वाली नीलम बुआ बताने लगी कि कुछ समय पहले उन्होंने पापा को कहा था, क्यों ना सब मिलकर चारों धाम की यात्रा पर निकलते हैं। बस पापा ने उस दिन तीनों बहनों को फोन किया कि अब 4 धाम की यात्रा का समय आ गया है। पापा की बात पर तीनों बुआएं सहमत थी और सब ने तय किया था कि इस बार जया के घर सब जमा होंगे और थोड़े थोड़े पैसे मिलाकर उसकी सहायता करेंगे। गीता बुआ तो बस एकटक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज दिया था आज सब ने उसे। सारी बहनों से वो गले मिलती जा रही थी, सब ने पापा को राखी बांधी। ऐसा रक्षाबंधन शायद पहली बार था सबके लिए। रात एक बड़े रेस्तरा में हम सब ने डिनर किया, फिर गप्पे करते जाने कब काफ़ी रात हो चुकी थी। अभी भी गीता बुआ ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी, वो तो बस बीच बीच में छलक आते अपने आंसू पोंछ लेती थी। बीच आंगन में ही सब चादर बिछाकर लेट गए थे। गीता बुआ पापा से किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी, मानो इस प्यार और दुलार का उसे वर्षों से इंतजार था। बातें करते करते अचानक पापा को बुआ का शरीर एकदम ठंडा सा लगा तो पापा घबरा गए थे। सारे लोग जाग गए पर गीता बुआ हमेशा के लिए सो गई थी। पापा की गोद में एक बच्ची की तरह लेटे लेटे वो विदा हो चुकी थी। रक्षाबंधन की ये अनोखी कहानी कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बोलते बोलते मेरी तो आंखें ही नम हो गई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हैं तो हम हैं। धन्यवाद।